हर जेई एस्पिरेंट जो भी जेई की तैयारी करते हैं उनका ये सपना होता है कि इन सभी टॉपर्स में जो चीज कॉमन होती है वो होती है अपने लक्ष्य से उतना ही पीछे जाते जाएंगे। क्या वो अंडर 1000 रैंक ला सकता है? हेलो बच्चों, मेरा नाम हर्षित दीक्षित है और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर एक जेई एस्पिरेंट का सपना होता है। हर जेई एस्पिरेंट जो भी जेई की तैयारी करते हैं उनका ये सपना होता है कि उनके जेई मेंस में 99.9 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल आए या फिर जेई एडवांस में अंडर 1000 रैंक आए या 2 डिजिट रैंक आए। मैं यहाँ पर 2 डिजिट रैंक लाने वाले बच्चों की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं और उन्हें ऐसे बच्चों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि प्रॉपरली वो एक अच्छे रूट में चल ही रहे होते हैं। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो डिजर्व करता है 10,000 रैंक, 15,000 रैंक, 5,000 रैंक, 4,000 रैंक, क्या वो अंडर 1000 रैंक ला सकता है कुछ इन बचे हुए 6 महीनों में कुछ ऐसा करके जिससे उसकी रैंक इतनी बूस्ट हो जाए? तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। लेकिन मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि अगर आपने आने वाले सितंबर के बाद का कोई भी दिन, अक्टूबर के बाद का कोई भी दिन, चाहे वो दिवाली हो, चाहे फिर वो न्यू ईयर हो, चाहे वो क्रिसमस हो, कोई भी दिन अगर आपने वेस्ट किया तो फिर आप अपने लक्ष्य से उतना ही पीछे जाते जाएंगे और ड्रास्टिकली पीछे होते जाएंगे। आज से हमें हर दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है उस पर मैं बात करूंगा, जिससे आपके जेई मेंस में 99.9 परसेंटाइल या फिर 99 परसेंटाइल या एडवांस में अंडर 1000 रैंक लाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। बच्चों, दरअसल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज लगता है उन्हें कि यार वो 6000 7000 रैंक लाने की क्षमता रखते हैं लेकिन उन्हें खींचना है 2000 रैंक पर। जो जिन्हें लगता है 4-5 हजार 3000 रैंक वाले हैं उन्हें खींचना है अंडर 1000 रैंक पर। जो आज 1000 रैंक लाने की काबिलियत रखते हैं लेकिन उन्हें खींचना है 500 रैंक, 400 रैंक, 300 रैंक तक। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जिन बच्चों को लगता है कि वो अपने टेस्ट के जो अपने कोचिंग के टेस्ट में 80 नंबर 90 नंबर पर ही स्टैग्नेंट है, वो अपना स्कोर इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि हम कैसे 80 नंबर से 180 नंबर तक जंप लगा सकते हैं और अगर आप 180 नंबर पर हैं तो कैसे 240 250 का हम लोग स्कोर अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो आप एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे एक जेई मेंस का अच्छा परसेंटाइल वाला बच्चा अपनी कैसी स्ट्रेटेजीज बनाता है, कैसे वो अपनी तैयारी करता है। तो पहली बात तो यह है कि जो भी टॉपर्स होते हैं, जो 250 मार्क्स लाने वाले होते हैं, जो 280 मार्क्स लेकर आते हैं या 300 मार्क्स लेकर आते हैं, इन सभी बच्चों में एक चीज कॉमन है। स्ट्रेटेजीज अपनी अपनी हो सकती है, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, कोई ब्रेकफास्ट करता है करके पढ़ता है, कोई ब्रेकफास्ट करके नहीं पढ़ता है। आप बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखेंगे और आपको अलग अलग टाइम टेबल देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग उनकी स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेंगी, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा परसेंटाइल, अच्छी रैंक लाने में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल होता है, लेकिन एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही टाइम टेबल से आपका रिजल्ट आए ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजी से किसी बच्चे की AIR 100 के अंडर आ रही है लेकिन उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए दूसरा बच्चा वो रैंक नहीं ला पा रहा है, क्योंकि दोनों बच्चों का अपना एक IQ है, अपना एक पोटेंशियल है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम पहले ये समझते हैं कि इन सभी टॉपर्स में क्या कॉमन होता है। तो मैं एक वर्ड में अगर ये कहूं कि अगर आप फोकस्ड हैं तो आप अपना कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको फोकस रखना है अपने गोल पर, अपने टारगेट पर। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी पर, बात करते हैं कि कैसे हम लोग क्या चीज़ों को फॉलो करके अपना 99 परसेंटाइल या जो आपका जो ड्रीम है अपन उस पर मैक्सिमाइज अपन चांसेस पर पहुंच सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप 99 परसेंटाइल पर अगर टारगेट कर रहे हैं या जेई एडवांस में अंडर 1000 रैंक पर अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो समझते हैं कि कितने मार्क्स पर आती है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें तो जनरली प्रीवियस ईयर 360 मार्क्स का पेपर हो रहा है जेई एडवांस का, जिसमें से फोकस किसी साल में बच्चों की 180 पर भी अंडर 1000 रैंक आई है और किसी सालों में 210 220 नंबर लाने पर ही अंडर 1000 रैंक आई है। तो ऐसा क्या है कि ये आपका एक ही रैंक लाने पर इतना स्कोर वेरी कर रहा है? तो ये होता है पेपर की टफनेस। अगर पेपर टफ होता है तो कम मार्क्स लाने पर भी बहुत अच्छी रैंक आती है और अगर पेपर इजी होता है तो ज्यादा मार्क्स लाने पर आपको सेम रैंक मिलती है। इस पेपर के 3 क्लासिफिकेशन है, फिजिक्स,
केमिस्ट्री और मैथ्स, और तीनों ही लगभग आपके 120 मार्क्स के आते हैं। एक साल ऐसा भी रहा है जब एक पेपर 60 मार्क्स का था और दूसरा पेपर 61 मार्क्स का था। तो पेपर आपका ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है कि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने 360 भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ सालों से अब ये फिक्स कर दिए गए हैं 360 के आसपास ही रहते हैं। अब आपका पेपर होगा फिजिक्स का 120 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 120 मार्क्स का और मैथ्स का भी 120 मार्क्स का। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो सिलेबस जेईई मेंस का हुआ करता था पहले, वही सिलेबस अब एडवांस का हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों में यहाँ पर जेईई मेंस ने अपने सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, जिसके कारण जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सिलेबस में काफ़ी अंतर आ गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जेईई मेंस के सिलेबस पर बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है और जेईई एडवांस के सिलेबस को नहीं फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जेईई मेंस की जो पहली अटेम्प्ट होती है वो जनवरी में होती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रेशर होता है सिलेबस जल्दी कवर करवाने का, इसलिए वो अक्टूबर तक जेईई मेंस का सिलेबस तो कवर करवा देते हैं और जेईई एडवांस का सिलेबस पूरा कवर नहीं करवा पाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, आपके पी ब्लॉक के चैप्टर्स, हाइड्रोजन चैप्टर, एस ब्लॉक चैप्टर्स, ये काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो जेईई मेंस में नहीं है लेकिन जेईई एडवांस में है। तो या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ये चैप्टर्स छुड़वा दिए जाते हैं या तो इन्हें सही से नहीं करवाया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रेशर होता है और अक्टूबर के बाद कंप्लीट कराने के बाद वो बच्चों को छुट्टी दे देते हैं और बच्चा अपने हाल पर इन चैप्टर्स को छोड़ देता है और वो ऑनलाइन सोर्सेज से इनको कोशिश करता है कि वो कवर करे। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि टॉपर बच्चा तो फोकस्ड होता है, लेकिन बिलो देन एवरेज बच्चा, एवरेज बच्चा, वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। वो यूट्यूब पर जाएगा लेकिन वो अपने काम की चीज़ों को ना देखते हुए वो उल्टी सीधे रील्स, शॉर्ट्स पर ही अपना काफ़ी टाइम बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में जो ऐसे चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री या फिर जो भी चैप्टर्स आपके जेईई मेंस में एक्सक्लूडेड हैं, उन चैप्टर्स की तैयारी बच्चा नहीं कर पाता और बच्चे का काफ़ी सारा स्कोर एडवांस में ड्रास्टिकली ड्रॉप होता नजर आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस। फिजिक्स में 120 में से अगर आप 60 के आसपास का स्कोर कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी 60-70 का आप स्कोर कर लेते हैं और अगर आप मैथ्स में भी अगर आप 60-70 का स्कोर अचीव कर लेते हैं तो आपका ये 200 तक पहुंच जाता है। ये आम बच्चा सोचता है कि भाई अगर मेरे को 180 नंबर लाने, 60 तीनों में ले आऊंगा, मेरा जो टारगेट है अचीव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असली स्ट्रेटेजी ये है कि जो आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट होगा आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे और जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा उसमें आपके कम मार्क्स आएंगे। बच्चे इस बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं और तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वली पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब आप अक्टूबर और नवंबर के फेज में हैं तो आपके पास अभी ये वो टाइम है जहां पर आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर और जनवरी वाला टाइम आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए रिजर्व करना चाहिए जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी अब स्ट्रांग हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके इक्वल मार्क्स आए, इस बात के चांसेस बहुत कम है। ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो 120 में से आपके उसमें 80-90 आ सकते हैं। केमिस्ट्री आपका मॉडरेट है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके इसमें 60 मार्क्स आ सकते हैं। और मैथ्स आपका वीक है क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ बनाया जाता है पेपर, तो काफ़ी टाइम से बच्चों के इवन टॉपर्स के भी ये ट्रेंड चलता आ रहा है, या तो फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मैथ्स में जनरली उनके मार्क्स कम ही आ रहे हैं। तो हो सकता है इसमें आप 50 या 40 नंबर पर ही अटक जाओ। अगर मैं अपर हैंड मानकर चलूँ इसका 90 प्लस इसका 60 प्लस इसका 50, अगर आपका दिन बहुत अच्छा है और आप ये स्कोर अचीव कर सकते हैं तो आप देखिए आपका जो टोटल स्कोर होता है वो कितना होता है, 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 200, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत सेफ स्कोर है। अगर आप आज अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में 110-120 नंबर पर अटके हुए हैं तो ये जो टारगेट है, ये वो टारगेट है जो आप अभी इस टाइम पर आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 110-120 नंबर पर अटके हुए हैं तो ये वो स्कोर है जो आप अभी भी 6 महीनों में अचीव कर सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो भी आपका स्ट्रांग है, या फिर इवन दो अगर आपको लगता है आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आप ये 80, 60, 50 ऐसा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आप स्कोर कर सकते हैं। अब इनको करने के लिए मैं बच्चों को यही रेकमेंड करता हूं कि पहले ऐसा होता था कि केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर आया करता था बच्चों का, लेकिन अब कुछ सालों से फिजिक्स में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में बच्चों को, जो मैं देख रहा हूँ बच्चों का स्कोर ज़्यादा आ रहा है इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में स्कोर करना रिलेटिवली अभी आसान हो रहा है
तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से करें, ये टारगेट बनाकर चलें कि भाई मेरे को फिजिक्स में 80-90 नंबर लेकर आने हैं, केमिस्ट्री में 60-70 नंबर लेकर आने हैं और मैथ्स में 40-50 नंबर मुझे लेकर आने हैं। और मैं पेपर की शुरुआत भी ऐसे ही करूँगा, मतलब जब आपके पास जेईई एडवांस का पेपर आएगा तो आपको जेईई एडवांस के पेपर में फिजिक्स या केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, या जो भी आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका वो पहला जो गोल है वो अगर अचीव हो जाता है तो फिर आप अपने लक्ष्य को जरूर से जरूर प्राप्त कर लेंगे। मतलब और जेईई एडवांस का जो पेपर होता है वो भी पेपर 1 पेपर 2 में होता है। मतलब एक पेपर में आपको 40 नंबर लाना है, दूसरे पेपर में भी 40 नंबर लाना है, या एक में 50 तो दूसरे में 30 लाना है, एक में 40 तो दूसरे में 20 लाना है। ऐसे करके आपको इन स्कोर को अचीव करना है। अब हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा शेड्यूल दे सकता हूं, जिस शेड्यूल को फॉलो करने पर आपको आपका टारगेट अचीव होता नजर आएगा। तो अभी इस वक्त अगर आप 110-120 नंबर पर हैं तो आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए? तो अभी आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ने की जरूरत है। अब ये जो मैंने आपको घंटे बताए हैं, ये सिर्फ आपका जो भी डेली शेड्यूल होना चाहिए वो आवर बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए टारगेट बेस्ड होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, पर डे आपको कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपको करने की जरूरत है। मतलब अगर आप फिजिक्स का कोई चैप्टर कर रहे हैं तो फिजिक्स में आपको 25-30 सवाल करने चाहिए। केमिस्ट्री में आपको, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है तो 25-30 सवाल करने चाहिए। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का है तो 40 से 50 सवाल पर डे आपको करने चाहिए। ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूं जब आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, उस चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हैं। जब आप कोई चैप्टर नया शुरू ही कर रहे हैं तो हो सकता है आप उतने सवाल ना बना पाएं, तब हो सकता है कि आप 10-15 सवाल ही पर डे कर पाएं। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आपका अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप ये स्पेस में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में अगर आप जैसे पीएनसी जैसे इंटीग्रेशन जैसे टफ चैप्टर्स कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपका अकाउंट गिर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसमें मैथ्स में भी आपके 20-25 सवाल डेली होने चाहिए। तो अब अपने दिन को एक ऐसा शेड्यूल दें जहां आप अपने डेली टारगेट्स को कवर करते हुए आप खुद को नजर आने चाहिए। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा और कभी कभी आपको ये नहीं बोलना है खुद को कि भाई मैंने तो कर लिए 25 सवाल, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद को बेवकूफ़ बना लेते हैं और बोल देते हैं कि हाँ मेरे सवाल हो गए। वो अपने आंसर्स को पीछे से देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं और बोल देते हैं कि भाई हमारे 25 सवाल हो गए, ये वाले सवाल हो गए, वो वाले सवाल हो गए। आपका जब तक आंसर खुद से आता नहीं है, मैच करता नहीं है, तब तक आप अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व्ड क्वेश्चन की तरह काउंट मत करिए। आप दिन में एट द एंड ऑफ द डे आप काउंट कीजिए कि आपने कितने सवाल बनाए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डे वाइज एक कॉलम बना सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने रह गए 25 में से, टारगेट था 25 का लेकिन किए 20 ही हैं, आप वो 5 क्वेश्चन लिख दीजिए कि ये मेरे को कल के दिन कंपनसेट करना है। फिर केमिस्ट्री में भी आप ऐसा कॉलम बना लीजिए, डे वाइज आप लिखते रहिए। अगर आपका डेली 25-30, 25-30, 20-25 का जो सवाल का जो आपका टारगेट है ये अगर पूरा होता आपको दिख रहा है तो आप डेफिनेटली अंडर 1000 की और बहुत करीब आ रहे हैं। लेकिन जब आपको दिखता है कि आपका ये टारगेट डेली कवर नहीं हो रहा है, मेरे को करना 25 सवाल थे, मैंने किए सिर्फ 5 ही सवाल, करना 25 थे, करना 30 थे, लेकिन मैंने किए सिर्फ 10-15 सवाल ही, तो आपको आपके मन के अंदर एक डर पैदा होगा, मैं अपने टारगेट को डेली अचीव नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब आपका दिमाग कॉन्शियस होगा और उस चीज को सीरियसली लेगा। तो प्लीज आप लोग एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप डेली टारगेट्स, आप डेली क्वेश्चन के फॉर्म्स आप उसमें लिखें कि कितने किए, कितने नहीं किए, कितने बच गए, कितने का टारगेट था। तो आप दिन में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स को आप, अगर आपका मान लेते हैं लेक्चर नहीं चल रहे हैं तो फिजिक्स को आप 3 घंटे 4 घंटे दे सकते हैं, केमिस्ट्री को आप 3 घंटे 4 घंटे दे सकते हैं और मैथ्स को भी आप 3 घंटे 4 घंटे आप दे सकते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ही वीक है तो आप सितंबर और अक्टूबर का महीना आप यूज़ कर सकते हैं उस वीक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो मान लेते हैं हम 3-3, 4 या 4 घंटे 12 घंटे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने एक सब्जेक्ट को 4 घंटे दिए हैं, तो आप इस सब्जेक्ट से आधा घंटा निकाल के, दूसरे सब्जेक्ट से आधा घंटा निकाल के 1 घंटा अपने वीक सब्जेक्ट को दीजिए। जब नवंबर दिसंबर आएगा तो वो वीक सब्जेक्ट भी आपका एवरेज बन जाएगा, एवरेज था तो अबव देन एवरेज बन जाएगा। और फिर जब दिसंबर जनवरी का टाइम आता है तो आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में ही सबसे ज्यादा टाइम देना है। इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि भाई आपको कितनी देर पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है।
तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये पता करना, अब ये वो टाइम है जहां पर आपको जेईई मेंस पीवाईक्यू पर फोकस करना है। आप ट्राई कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा आपके सवाल जेईई मेंस पीवाईक्यू हो जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सारे सवाल नहीं बना पाएंगे तो आप रिवर्स ऑर्डर में मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कीजिए। जैसे सबसे पहले 2023, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 इतने पीवाईक्यू तो मैं करूंगा ही करूंगा। प्लस दूसरी चीज, अब इसके अलावा ये तो मेंस की प्रैक्टिस हो गई, एडवांस की प्रैक्टिस कैसे करें? क्या हमें एडवांस के पीवाईक्यू बनाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस के पीवाईक्यू आप जनवरी में बना सकते हैं, दिसंबर में बना सकते हैं। अभी के लिए हम लोगों ने कुछ स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए फ्री बनाया हुआ है, फ्री डिजाइन किया हुआ है, कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें कि आपके एडवांस के सिलेक्टेड हर चैप्टर के 20 सवाल, 25 सवाल ऐसे सवाल हैं वो कि हर टॉपिक का जो भी स्पेशल केस होता है वो सारा पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाता है। तो आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं आप उनके पीवाईक्यू प्लस जो जे एडवांस का जो हमारा कंटेंट है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हर चैप्टर पर हमने 20-20, 25-25 सवाल, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द कॉलम, इंटीजर टाइप, ये सब पूरा बनाया हुआ है। और वो ऐसा कंटेंट है जिससे जे एडवांस में आपको काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एज इट इज अपने एडवांस के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक आपको उसमें मिल जाएगी। वहां से जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आपको वहां पर वो कंटेंट मिल जाएगा। एकदम ऑनेस्टी के साथ अगर किसी बच्चे ने उस कंटेंट को आईआईटी गाइड, आईआईटी मेडिको गाइड, जेईई एडवांस्ड, रिवीजन बैंक अगर आपने की, प्लस मेंस के अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू कर लिए, तो ये आपके पास वो टाइम है जहां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का आधा महीना ले लेते हैं, या फिर जनवरी का पहला अटेम्प्ट अगर आप 4 महीने में अगर आपके पास टाइम बचा है, आप जनवरी वाले अटेम्प्ट में करना चाहते हैं, तो आप अपना ऐसा प्लान बना सकते हैं कि आपके केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के जितने चैप्टर्स हैं और मैथ्स के जितने चैप्टर्स हैं उनका ये पूरा कवर हो जाए। प्लस हमारा जो जेईई एडवांस गाइडेड रिवीजन जो हमारा कोर्स है, कंटेंट है, जो कि फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। दैट इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपना सिलेबस, आप अपना ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं जहां ये जनवरी के मिड तक या फिर दिसंबर के एंड तक ये पूरा कंप्लीट हो जाए आपका क्वेश्चन बैंक। और अगर आपको उसके बाद भी कुछ दिक्कत आती है, अगर आपको लगता है कि रात को आपको लेट जागना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, ऐसे भी सवाल बच्चों के दिमाग में रहते हैं जिन्हें बच्चों को लगता है कि इन सवालों के अगर हमें कोई जवाब दे दे, कोई एक्सपर्ट हमें जवाब दे दे तो हमारी शायद तैयारी सॉर्टेड हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसे भी कोई सवाल लगते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसकी भी लिंक मैं आपको यहाँ पर नीचे डाल रहा हूँ, आप हमें डीएम कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उन क्वेश्चंस को, उन मैसेजेस को पढ़कर आप लोगों को रिप्लाईज दूंगा और आपका जो पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल है जिसको हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, अगर मेरे बात करने से आपको सच में आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है तो मैं आपसे टेलीफोन पर भी, फोन पर भी आपसे बात करके आपका जो टाइम टेबल का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हम लोग आपकी सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपसे रिवर्ट करेगी और मेरे साथ एक कॉल बैक आपका अरेंज करवा देगी। तो ये था एक ऐसा प्लान जहां मैंने आपको बताया कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर किस महीने में आपको फोकस करना चाहिए, आपको क्या कंटेंट फॉलो करना चाहिए। अगर आपने कोचिंग का मटेरियल किया हुआ है तो उसके बाद आप ये अपना मेंस का पीवाईक्यू और साथ ही साथ अपना जो हमारा गाइडेड रिवीजन कंटेंट है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट पर आपको कमांड रखनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाकर आपका ये टारगेट कंप्लीट होगा, इस बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।